लेकिन मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तब अचानक मेरे एक छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई, पैसे की थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। तब मुझे लगा कि बिज़नेस से हो सकता है कभी कभी बिज़नेस ऐसा डूब जाता है कि घर में मतलब 100 रुपये भी हाथ में नहीं थे। उसमें भी मेरा मेंस हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया, फिर 60वीं मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी 4 नंबर से नहीं हुआ। मेरे जैसे बच्चे हो, बेटी जन्म ले तो मेरी बेटी जैसे जन्म ले, क्योंकि माता पिता पढ़ाते हैं, सब कोई पढ़ाता है, लेकिन कोई बेटी नहीं पढ़ाती है अपनी माँ को, लेकिन उसने अपनी माँ को पढ़ाया है। योजनाएं जो भी करेंट आ रहे हैं सारे मैंने जोड़े थे। अभी हाल फिलहाल में जो भी रैंकिंग था राज्यों का, वो सारे मैंने ऐड किए हैं। और ये हमारे खुद का नोट्स बनाए हुए हैं, ये जितने हैं हमारे सारे खुद का नोट्स बनाए हुए हैं। सारे बुक्स मिला करके, सारे नोट्स मिला करके मैंने खुद के नोट्स बनाए। मम्मी तो एक दिन ज़रूर बनेगी और तुम बस भरोसा रखना, और बस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं इसका ये पिक के हमेशा स्टार्ट कर रखती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटोस। मैं भी हूँ पटना में और हमारे साथ है मनोरमा मैम, जो कि अभी हाल में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए 1361 रैंक के साथ। और साथ ही जो बिहार एसआई का जो रिजल्ट आया था उसमें भी मैम सेलेक्ट हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैम हाउस वाइफ रहते हुए ये प्रिपरेशन की, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है इनकी जर्नी, क्योंकि काफ़ी काम वगैरह भी करने होते हैं, साथ में इनके बच्चे भी हैं। और आज इनकी हम जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, टाइम टेबल जानेंगे, क्योंकि इन्होंने टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरे भगवान जी हैं, जिन्हों मैं सबसे पहले उठकर मैंने 2 सेकंड मैंने हाथ जोड़कर आंख बंद कर प्रार्थना करती थी। और मैं ये जो श्लोक है मैं पढ़ा करती थी कि ओम दिव्या वरम लब्ध्वा सुरथा क्षत्रिय शर्मा। और सबसे पहले प्रणाम करके, सबसे पहले इनको पैर नीचे उतर कर सबसे पहले प्रणाम करती थी भगवान जी को, क्योंकि हे भगवान जो भी करना अच्छा करना। और ये हमारे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ये पूरे अलमारी में जो भी हैं ज्योग्राफी के हैं। ये दृष्टि का ये प्रिंट आउट है और ये हमारे नोट्स हैं, और ये सारे जीएस के हैं। ऊपर ऑप्शनल का ये जीएस का है, और ये हमारे खुद का नोट्स बनाए हुए हैं। ये जितने हैं हमारे सारे खुद का नोट्स बनाए हुए हैं। सारे बुक्स मिला करके, सारे नोट्स मिला करके मैंने खुद के नोट्स बनाए थे। इससे मुझे बहुत हेल्प मिला था। और ये सारे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं इतने सारे और मुझे बहुत हेल्प मिला है सारे नोट्स से। और ये हमारे नोट्स है जो मैंने यहाँ सुनील सर हैं पटना में, उनसे मैंने चेक करवाई थी। और ये सारे यहाँ पर उन्होंने रिमार्क दिया है कि कहाँ पर क्या ऐड करना है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेक किया है हमारे कॉपी को, कहाँ पर क्या छूटा हुआ है। और ये हमारे टेस्ट का था और उन्होंने चेक करके हमें दिया था। ये देखिए सारे रेड लगा हुआ है यहाँ पे। ये पिक हम हस्बैंड के साथ है, और एक मेरा छोटा बेटा है आर्यन। और एक्चुअली मैं यहाँ से अब जाने वाली हूँ पटना छोड़ करके, तो सारे पिक हटा दिए थी। एक मेरा छोटा बेटा का बच्चा हुआ है, और इसको मैं डेली में बोलती थी कि मम्मी तो एक दिन ज़रूर बनेगी और तुम बस भरोसा रखना, और बस अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं इसका ये पिक के हमेशा स्टार्ट कर रखती थी। और ये ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 65वीं के लिए मैंने बना के रखे हैं। पहले मैं अपने नोट्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि सबसे सारे सब्जेक्ट का मैंने सिनॉप्सिस बनाए थे। ये साइंस टेक का है, जो सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा का मैंने बनाया था। तो साथ में इसके योजनाएं जो भी करेंट आ रहे हैं सारे मैंने जोड़े थे। अभी हाल फिलहाल में जो भी रैंकिंग था राज्यों का, वो सारे मैंने ऐड किए हैं। इसी तरह जितने भी सौर ऊर्जा से संबंधित नोट्स थे इस तरह मैंने बनाए थे सिनॉप्सिस टाइप, ताकि इसको रिवीजन करने में आसानी हो। जैसे प्रदूषण का हो गया, तो जो भी था इसमें करेंट सारे ऐड यहीं पर करते गई हूँ मैं। और देखिए सारे नोट्स जो हैं साइंस टेक का ही है। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सबसे पहले मैं सबको नमस्ते करना चाहती हूँ। मेरा नाम मनोरमा कुमारी है, और मैंने 2002 में मैट्रिक की एग्ज़ाम दी थी, और 2002 में ही मेरी शादी हो गई थी। और मेरा मैका औरंगाबाद ज़िला में हसपुरा प्रखंड में अल्पा है, और मेरा ससुराल गया है, खास गया ही है ग्यालबीघा में। और मैं पटना में स्टडी करती हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन 2008 में किया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2016 से 18 तक किया है मैंने।
ओके, सो मैम आपको कब लगा कि आपको इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेट हो गए थे, फिर भी पे आपको क्यों लगा कि ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना? एक्चुअली कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जो मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ने का तो मुझे शौक़ शुरू से ही था, लेकिन मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तब अचानक मेरे एक छोटे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई, पैसे की थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। तब मुझे लगा कि बिज़नेस से हो सकता है, कभी कभी बिज़नेस ऐसा डूब जाता है कि घर में मतलब 100 रुपये भी हाथ में नहीं थे जी और मेरे पास मात्र 100 रुपये थे। और क्या कहूँ, मैं हॉस्पिटल में 100 रुपये लेकर गई थी और मैं उसी हॉस्पिटल में मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूँगी। और फिर उस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मात्र 6 महीने का था, तो मुझे लगा कि जब ये स्कूल जाएगा तभी मैं पढ़ाई शुरू करूँगी। फिर अचानक मुझे मैंने ऐसे ही पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भर दिया था। मेरे जो रेंटर रहते थे मेरे यहाँ वो भर दिए थे कि भाई भर दीजिए। मैंने भर दिया, उसमें भी हो गया। फिर 2 साल की मैंने ट्रेनिंग की नर्सिंग की, लेकिन मुझे रास नहीं आया, मुझे वहाँ का बिहेव अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने 2000 जब ट्रेनिंग पूरा की 2014 में, फिर मैं जब घर लौटी तब उसी समय 53वीं से 55वीं का रिज़ल्ट आया था। और एक वेद भैया हैं, वो रिश्ते में ही पढ़ते हैं, ज्ञान जीएस के स्टूडेंट थे, उनके भाई थे। तो आए, उनको मैं देखकर बहुत प्रेरित हुई। मुझे लगा कि क्योंकि मैं बचपन से उनको देखी थी, तो उनके लगा कि मैं जब वो कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। और उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, सही बात है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर मैं फ्री क्लास चलता था गया कॉलेज में। फिर सबसे पहले मैं वहाँ गई संडे सैटरडे। मुझे टाइम भी नहीं मिलता था घर के लिए, पढ़ाई के लिए। बस मात्र 2 घंटे बच्चे को स्कूल भेजकर 2 घंटे जो दोपहर में थोड़ा सा आराम का जो समय मिलता है, मुझे वही समय मिलता था, उसी में मैं पढ़ती थी। और टाइम निकालती थी कि मेरा पूरा किचन भरा रहता था कागज़ से, और जितना मतलब जीके जिए जो भी रहता था मतलब भरा रहता था। रोटी बनाते वक्त, सब्ज़ी काटते वक्त, सब्ज़ी धोते वक्त, चावल धोते वक्त, बस मैं उसी पर ध्यान रहता था। धीरे धीरे करते मैं 2015 में पीटी दी और पीटी का रिज़ल्ट बहुत 9 महीने बाद आया और मुझे उसमें पीटी हो गया था। और एक्चुअली पीटी देने के बाद से जब मैंने उसको लगी ना, तो 89 मार्क्स थे। तो मैंने परिवार को कहा कि आप मुझे मेंस का तैयारी करवाइए। तब उन लोग बोले कि इतना बड़े बड़े स्टूडेंट का तो पीटी होता नहीं है, तुम तो बिना पढ़े दी हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुमको पीटी हो जाएगा। तो उन्होंने नहीं भेजा कहीं। 9 महीने ऐसे ही गुजर गए। तब तक 2016 आ गया, जब पीटी का रिज़ल्ट आया। तब 2016 में मैं ज्ञान सर थे, वो मुझे दिल्ली ले गए कि चलो ज्योग्राफी का यहाँ कोई टीचर नहीं है, ज्योग्राफी तुम वहीं कर लो। तो फिर मैं 1 साल के लिए मैं ज्योग्राफी गई थी। 1 साल मैंने किया, वो भी पूरा नहीं कर पाई ठीक से, बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया। मैं आ गई, 2-3 महीने मेरे घर पर ही गुजर गया। तो उसका मतलब ड्यूरेशन में की, मतलब फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, मतलब इस तरह का मतलब टूट फूट कर ही पढ़ाई हुई, मतलब ज्योग्राफी की। फिर उसमें भी मेरा मेंस हुआ, मैंने इंटरव्यू दिया। फिर 60वीं मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी 4 नंबर से नहीं हुआ। जब मुझे 4 नंबर से नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ाई छोड़ देती हूँ। और पूरा एम हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब हो गई कि बच्चे को इस तरह से, बच्चे भी तो डिस्टर्ब हो रहे थे मेरी पढ़ाई से। तो फिर मेरी एक बेटी है, करुणानिधि नाम है उसका। फिर उसने, क्या कहूँ मैं, दुर्गा माता का रूप लेकर आई थी मेरे लाइफ में। फिर वो बोली कि बस एक कदम मम्मी, थोड़ा सा पढ़ाई करो। और मैं फिर से उठी। उस समय कोई स्टूडेंट नहीं उठा था, मैं दोबारा मैं पढ़ना, मैं एक माँ उठी थी। और क्या कहूँ, एक माँ तो कभी हारती नहीं है और माँ तो हमेशा जीतती है। और मैं सही बात बोलूँ तो एक माँ के रूप में मैंने जीत हासिल की है। और ये जीत हमारी नहीं है, हमारे बच्चों की है, उनकी उम्मीद की है और मेरे हस्बैंड की उम्मीद की है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की का हस्बैंड ऐसा हो और हर लड़की का जो बच्चे हों, मेरे जैसे बच्चे हों। बेटी जन्म ले तो मेरी बेटी जैसे जन्म ले, क्योंकि माता पिता पढ़ाते हैं, सब कोई पढ़ाता है, लेकिन कोई बेटी नहीं पढ़ाती है अपनी माँ को, लेकिन उसने अपनी माँ को पढ़ाया है। ओके मैम, जैसे कि एक होते हैं एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, छोटी मोटी जॉब। मैम एक आप पीसीएस अधिकारी बन गए हो, तो उस टाइम आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, ख़ास तौर पे आपके बच्चों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि मैम बहुत ही इमोशनल घड़ी होती है इस टाइम की। हाँ, एक्चुअली नर्सिंग की थी तो लोग घर में जितने भी फैमिली थे वो सिर्फ चाहते थे कि नर्सिंग ज्वाइन कर ले। लेकिन नर्सिंग तो मुझे पसंद था नहीं, बस मुझे लगता है कुछ और करें। तो सबसे पहले ग्रुप डी का जो उस समय चल रहा था, ग्रुप डी का, तो उसमें से ग्रुप डी का ही तैयारी कर लेते हैं, नर्सिंग तो
पसंद है नहीं मुझे, लेकिन घर में बहुत दिक्कत हुई ये कहने की नहीं नर्सिंग ही करो, नहीं नर्सिंग ही करो, लेकिन थोड़ा जिद्दी टाइप की हूँ मैंने हस्बैंड की कही, मेरे हस्बैंड मेरी बात मान गए कि ठीक है तुमको पसंद नहीं है तुम मत करो, ठीक है तुम ग्रुप डी का ही तैयारी करो। लेकिन मेरा एज भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था और वैकेंसी 4 साल रुक गई, तो रेलवे की वैकेंसी आई नहीं 4 साल, और किस्मत ठीक ही था कि जो वैकेंसी नहीं आई और बीच में बीपीएससी आ गया। ग्रुप डी की तैयारी करते करते बीपीएससी भर दी और तब तक मेरा एज निकल चुका था ग्रुप डी का, और फिर बीपीएससी में ही लग गई क्योंकि मेरा एज था नहीं कि मैं और कोई एग्ज़ाम की तैयारी करती। ओके, सो मैम आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने काम करते हुए और साथ में पढ़ाई? एक्चुअली मेरी सासू माँ बहुत एक्टिव है, वो सुबह ही उठाती है कि काम करो, तो वो मैंने टाइम बहुत यूज़फुल बनाया मैंने उस मॉर्निंग टाइम को, और 4 बजे से लेकर के आराम से 8-9 बजे तक मैं पढ़ती थी। तो वो टाइम क्या कहूँ, मैं जो पढ़ती थी मतलब दिन भर एनर्जी रहता था मुझमें कि मैंने फुल पढ़ाई की है। और फिर जब मैं मेंस के टाइम में पीटी के टाइम में मैं पटना चली आई कि फुल टाइम मतलब 12 घंटे 10 घंटे में दे सकूँ, फिर मेंस के टाइम में भी मैं पटना आ गई कि मतलब फुल टाइम दे सकूँ, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहा। और मैं इसके लिए मैं सासू माँ को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे उतना सवेरे काम करने के लिए उठाती थी और मैंने पढ़ाई में यूज़ किया क्योंकि आदत बन चुकी थी मुझे सुबह में उठने की। ओके, सो मैम आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, क्योंकि आपने पढ़ाई तो बीच में ख़त्म कर ही दी होगी, बिल्कुल बंद कर दी और फिर से स्टार्ट किया, तो मैम कैसे? एक्चुअली शुरू में जब ग्रुप डी की तैयारी की तो लोग घर में ही 2-4 स्टूडेंट सेट लगाते थे, तो मुझे 5-6 नंबर आते थे, तो मुझे लगा कि लगता है मुझे कुछ होगा नहीं। तब उन लोग बोले कि आप लूसेंट पढ़िए तो मेरे ऊपर मतलब ऊपर चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब वहीं के एक शंभू सर थे, वो बताए कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी पढ़े तो वो भी नहीं समझ में आया। तो फिर मेरे पापा टीचर थे, तो वहाँ से मैं सरकारी स्कूल की बुक मंगाई 6ठा 7वां 8वां की। मैंने सरकारी स्कूल की बुक पढ़ी जो बिहार बोर्ड की होती है वो, फिर इसके बाद एनसीईआरटी मुझे कुछ समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे एनसीईआरटी पढ़ी, फिर टेक्स्ट बुक पढ़े और फिर धीरे धीरे मैं ऊपर चढ़ती गई। ओके, सो मैम जैसे आपने पहले ही बताया था कि आप काफ़ी एग्जाम्स में फेल हुए थे, कभी 4 मार्क्स, तो उस टाइम पे कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था आपको प्रिपरेशन करते। एक्चुअली जब टेस्ट होता था ग्रुपिंग में स्टूडेंट के बीच, तो मैं खुश होती थी। 5-6 नंबर भी आते थे, मुझे खुश हो जाती थी कि चलो मैं कुछ तो मैंने सीखा। 5 नंबर ही आया, 6 नंबर ही आया, धीरे धीरे ही बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं होता था किसी का 100 से ऊपर आता था 150 में, तो मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि मुझे उससे ये क्या होता है जेलसी टाइप का, मुझे पहुंचना है। जो जिसका ज़्यादा मार्क्स आता था मैं उससे खूब पूछती थी इसका ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और एक सीनियर होने के, एक दीदी होने के नाते मुझे सब सारे लोग हेल्प करते थे और मैं धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते 100 से ऊपर पहुँच गया मेरा मार्क्स। जी, ओके, सो अगर हम बात करें आप बिहार के ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल हो, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपनी बच्चियों की जल्दी शादी कर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने शादी के बाद भी पढ़ाई की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। आजकल गर्ल्स की जल्दी शादी कर दी जाती है, फिर उनको कहा जाता है बस आप पढ़ लो, घर के काम ही तो करना है चलकर। इनके लिए मैं माता पिता से कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद थोड़ी सी पढ़ाई मुश्किल होती है। मैंने इस चीज़ को झेला है क्योंकि सास ससुर भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ होती है, बाल बच्चे भी हो जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ होती है। और तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले बच्चियों को पढ़ाइए और उनको अपने पैर पर खड़ा कीजिए, क्योंकि सबकी किस्मत हमारे जैसी नहीं होती। क्योंकि हो सकता है हस्बैंड ना चाहे बाद में पढ़ाना, तो भी एक मुश्किल होती है क्योंकि वो हट हो जाएंगे अगर वो थोड़ा सा ये हो जाएंगी। तो इसलिए मैं जिन लड़कियों के माता पिता हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगी वो बच्चियों को खूब पढ़ाएं। और बिहार सरकार तो इतनी छूट दे रखी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं आसानी से, पहले तो ऐसी नहीं थी। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चियों को खूब पढ़ाइए। यस, ओके, सो मैम आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सी बातें स्टूडेंट्स को बिहार पीसीएस की तैयारी करते हुए ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपने बिहार एसआई का भी एग्ज़ाम दिया है। सबसे पहले कमीशन की तैयारी का एक रूल है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए क्योंकि ये एक लंबा समय होता है। पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। आप 1-2 नंबर से भी
छट सकते हैं, 1 नंबर फिर से से भी छट starting सकते हैं, में, फिर से पीटी दीजिए, फिर मेंस दीजिए, तो लंबा ड्यूरेशन होता है। और खासकर बिहार पीसीएस में क्या होता है कि वैकेंसी जो आती है, यही 64वीं का 2017 में आया, 2018 में पीटी हुआ, 2021 में क्लियर हुआ है, तो ये 3-4 साल लग जाते हैं क्लियर होने में। तो आप धैर्य रखिए और पक्का होगा। और मैं तो इतना कहती हूँ कि मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था 56वीं से 59वीं, उसमें सिर्फ मैंने ऑप्शनल की क्लास की थी और जीएस मैंने खुद से पढ़े थे, कुछ सर ज्ञान सर से मैंने हेल्प लिया था। मैं इतना कहती हूँ कि अगर आपको अच्छे से गाइडलाइन मिल रहा है, अगर अच्छे बुक का तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से समय दे पा रहे हैं, आप कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, तो पहला अटेम्प्ट में कोई भी विद्यार्थी निकाल सकता है। यानी कि मैं गृहिणी होकर मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। ओके, सो मैम कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा सपोर्टिव हैं? जैसे करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंस है बीपीएससी में, या फिर जीएस के कौन से सब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली मेरा ऑप्शनल शुरू से ही ज्योग्राफी रहा है, और ज्योग्राफी अगर कहूँ तो सारे विषय का सार है, उसको कहीं भी ऐड कर दीजिए, उसमें उसमें सारे सब्जेक्ट लगभग पढ़ने हैं। उससे कुछ पॉलिटी भी कवर हो जाता है, कुछ हिस्ट्री भी कवर हो जाता है, और ऐसे भी हिस्ट्री बिना ज्योग्राफी का तो पढ़ा नहीं जा सकता है। और कहेंगे ज्योग्राफी, अगर मेरा ज्योग्राफी है तो मैं ज्योग्राफी का ही के बारे में बताऊंगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैंने बहुत भरपूर उपयोग किया है उसमें। जीएस में भी बहुत उपयोगी है, कहीं भी मैप डाल सकते हैं, बिना मैपिंग का तो आंसर कंप्लीट होता नहीं है। ओके, सो आपने बताया आपके 3 बच्चे हैं, तो वो कौन कौन सी क्लास में वैसे? मेरे 3 बच्चे हैं और एक बच्चा 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, वो भी पास हुआ है, और 2021 से उसको वो मैट्रिक पास किया है, और मैं बीपीएससी पास की हूँ और दरोगा भी पास की हूँ। तो और एक मेरी बेटी है, वो 8 क्लास में पढ़ती है, और एक छोटा बेटा है आर्यन, वो 5 क्लास में पढ़ता है। ओके, सो जब आपका रिजल्ट आया था तो उनके शब्द क्या थे? मम्मी क्या हो गया, ये कैसे? जब एक्चुअली जब रिजल्ट आया तो उस समय मैं रोटी बना रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस पर थे, और मेरा मोबाइल ऐसे ही खिड़की पर रखा हुआ था, और मेरी सासू माँ की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि रोटी बनाकर मैंने पहले दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा देखिए, मेरा नाम देखिएगा, और मैं बोलूँ लास्ट रोटी मेरा बन रहा था, उतने में बोले कि मनोरमा तुम्हारा तो नाम है इसमें, रोल नंबर बताओ। तो हम रोल नंबर बताए उन लोग को, भी तुम्हारा हो गया। बस मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने हाथ भी नहीं धोया, मेरे सासू माँ बैठी हुई थी, मैं पकड़ के मैं खूब रोई उनको। मैं इतना रोई, पूछती रह गई क्या हुआ बड़की, क्या हुआ, मतलब बड़ी बहू हूँ, क्या हुआ बड़की, क्या हुआ बड़की। तब मैं बताई रिजल्ट हो, तो रो क्यों रही हो? तो मैं बस पता नहीं कि मैं रोए जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मतलब क्या करें, बच्चे तो एकदम खुशी से उछल पड़े। बस बच्चों को देखकर मैं रोना शुरू कर दी कि एक बोझ उतरा। इतनी उम्मीद थी हमसे बच्चों की, हमेशा कहती थी कि मम्मी बस एक कदम और, वो एक कदम पूरा हुआ इस मुकाम तक पहुँचकर। सो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर एक बहू या फिर एक लड़की पढ़ लेती तो वो पूरा परिवार, मतलब ऐसा कुछ है? हाँ, ये तो है ही। क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बीपीएससी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, पीटी क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। क्योंकि बेटी बार बार मुझसे पूछती थी कि अच्छा इस बार स्टेट नहीं ना छोड़ी हो, इस बार स्टेट बनाई हो ना, तो उसको सब पता है कि स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है बीपीएससी पास करने के लिए, आईआर कितना इम्पोर्टेंट है, उसको सब कुछ पता है। तो वो पहले ही से बीपीएससी के बारे में ऑलरेडी पहले जान चुकी है, बच्चे जान चुके हैं, घर में जितने फैमिली है, हस्बैंड, सासू माँ, सब कुछ सबको पता है। तो एक पीढ़ी बैक भी पढ़ लिया अगर मैंने पढ़ा तो, और आने वाले पीढ़ियाँ तो पढ़ेंगी। ओके, सो मैम अगर आपके ऑप्शनल और अटेम्प्ट्स और मीडियम की बात करें तो क्या था? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, मैंने बताया, और मीडियम हिंदी था। ओके, और अटेम्प्ट मैम आपने कितने दिए? अटेम्प्ट ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जी, और ये मैं तीसरा इंटरव्यू हुई था, मैं लगातार इंटरव्यू दे रही हूँ मैं। ओके, तीनों लगातार इंटरव्यू दे रही हूँ। सो मैम अगर हम बात करें, आपने जैसे 3 बार इंटरव्यू बताया, तो मैम कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग वगैरह में या फिर इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स आई होगी आपकी, तो उन मतलब समस्याओं को या फिर क्या आपकी कमियां थी जो आप दूसरे एस्पिरेंट को नहीं करना चाहिए? सबसे पहले कि आप बोलना सीखिए, और स्टडी भी इम्पोर्टेंट रखता है। इंटरव्यू एक दिन का नहीं है, इंटरव्यू आप जब से पीटी देना शुरू कर रहे हैं तब से आपका इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। और मैं सारे विद्यार्थियों को एक इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू का टाइम 1-2 महीना ही देता है, तो उसमें तैयारी नहीं होती है। और आप ग्रुपिंग जब आप करते हैं तो आप बोलिए वहाँ पे, आप बोलने से क्या होगा कि आप
जो आवाज़ जो अंदर दबी रहती है वो निकलेगा, उसमें आप में निडरता आएगी और आप किसी के सामने आप एक्सप्रेस कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, सो मैम लास्ट में कोई आपका मैसेज खास तौर पे गर्ल्स के लिए? हाँ, गर्ल्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये नहीं समझना चाहिए था कि मैं लड़की हूँ नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी किया जा सकता है। मैं उनको यही कहूँ, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। सो गाइस, आपने देखा कि मैम ने डिटेल में अपनी जर्नी को शेयर किया, उनकी जर्नी काफ़ी कठिनाई भरी थी। सो आई होप कि आप भी मैम से कुछ सीखोगे और आई थिंक आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी आप पढ़ नहीं रहे होगे। तो आई होप इस वीडियो को देखकर आप मोटिवेट हुए होगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।